Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट जून 2024 के क्वेश्चन पेपर की, जहां पर हम फोरेंसिक साइंस के पेपर को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 130 तक हम डिस्कस कर चुके थे। आज उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 131 से लेकर के 140 तक के क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, और इसके बाद में आपके लास्ट 10 क्वेश्चंस और बचेंगे और उसके बाद आपका पेपर हो जाएगा कंप्लीट। तो नेक्स्ट वीडियो जो है आपका, वो भी जल्दी ही आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो जल्दी से यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 131 को देख लेते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 131 में बोला गया है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन। तो जब भी हमको क्राइम सीन का इन्वेस्टिगेशन करना होता है तो उसके लिए क्या करेक्ट सीक्वेंस हमको फॉलो करना होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत बेसिक क्वेश्चन हम इसको कहेंगे। तो सबसे पहले इसमें अगर आप सारे स्टेटमेंट जो हैं ABCDE इन सबको पढ़िए। तो ए में बोला गया है सर्च ऑफ क्राइम सीन, फिर है प्रोटेक्शन, फोटोग्राफी, स्केचिंग एंड कलेक्शन ऑफ फिजिकल एविडेंस। सबको पता है, जो हमको फिजिकल एविडेंसेस का कलेक्शन करना होता है उससे पहले हमको हमेशा फोटोग्राफी एंड स्केचिंग करनी होती है। तो फोटोग्राफी और स्केचिंग जो है वो आपका साथ साथ आएगा C&D। तो जहाँ पर भी C&D आ रहा है पास पास में और बीच में कहीं पर, क्योंकि ना तो वो स्टार्टिंग में आएगा ना तो वो एंड में आएगा, तो वो वाला आप देख लीजिए, बाकी आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो CD आपका फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है, सेकेंड ऑप्शन में आ रहा है, बाकी थर्ड में तो सबसे पहले C दे दिया गया है, और A जो फोर्थ वाला है यहाँ पर भी आपका D सबसे पहले, तो दोनों को आप एलिमिनेट कर सकते हो। अब आपके पास सिर्फ दो ऑप्शंस बचे हुए हैं, उनको आपको चेक करना है। तो अब यहाँ पर हमने स्केचिंग कर लिया और फोटोग्राफी कर लिया, तो यहाँ पर दोनों में ही C है फिर D है। सबसे पहले हम करते हैं फोटोग्राफी, उसके बाद में हम करेंगे स्केचिंग। अब यहाँ पर इसके बाद में अगर हम देखें तो जो कलेक्शन होता है फिजिकल एविडेंसेस का, वो हमेशा सबसे लास्ट में करना होता है। तो ई यहाँ पर दोनों में ही सबसे लास्ट में दिया गया है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि आपको सर्च पहले करना है कि प्रोटेक्शन पहले करना है। तो सर्च हम क्राइम सीन का तो तब करेंगे ना, उसको हम अच्छे से एनालिसिस तब करेंगे जब हम हमारे पास क्राइम सीन होगा और उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्राइम सीन को करना होगा प्रोटेक्ट। क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करने के बाद में सबसे पहले बी होगा। प्रोटेक्ट करने के बाद में हम करेंगे फोटोग्राफी, फिर करेंगे हम स्केचिंग, फिर करेंगे हम यहाँ पर सर्च एविडेंस क्राइम सीन का, और इसके बाद में जो जो हमको सर्च करते टाइम पर एविडेंसेस मिलते जाएंगे उसका हम कलेक्शन करते चलेंगे। तो करेक्ट सीक्वेंस बन गया BCDA&E। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 132 में, in order of increasing sensitivity arrange the detectors coupled with a liquid chromatography system। तो जो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी सिस्टम होता है उसमें जो आपके डिटेक्टर्स होते हैं उसमें जो कपल करे जाते हैं यानी कि अटैच करे जाते हैं, तो उनकी सेंसिटिविटी के इंक्रीज होते हुए ऑर्डर में आपको इनको अरेंज करना है। तो यहाँ पर अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो। बहुत डिटेल में अगर नहीं भी पता है, अगर हल्का हल्का नॉलेज है आपको, तो आप आराम से कर लोगे। कैसे करेंगे, जो आपका यूवी है सबको पता है, अल्ट्रा वॉयलेट रेज, ये तो बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि आपको स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं लगेगा, और जो आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है ये भी कहीं ना कहीं आपका स्टार्टिंग में ही लगेगा। तो ई और सी जहां जहां पर पहले हैं वहां वहां पर आप इसको मार्क कर लो, बाकी सबको आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर ई को बिल्कुल लास्ट में दे दिया गया, तो ये आप बिल्कुल एलिमिनेट कर सकते हो बहुत आराम से। डी में जो आपका फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर भी ई को बहुत अंदर दे दिया गया है, तो इसको भी आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर बचे सिर्फ दो ऑप्शन वापस से, जहां पर सी और ई एंड सी स्टार्टिंग में ही दे रखे हैं, तो ये दोनों हो सकते हैं। अब इसमें से कौन सा होगा ये आपको फाइंड करना पड़ेगा। अब इसके बाद में मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो है, और जो आपका QTOF है, QTOF की फुल फॉर्म क्या होती है, क्वाड्रुपल टाइम ऑफ फ्लाइट डिटेक्टर। और जो आपका PDA है ये होता है आपका फोटो डायोड एरे डिटेक्टर। तो जो PDA है ये आपका मास स्पेक्ट्रोमीटर से कम सेंसिटिव होता है, तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री से पहले आएगा आपका PDA।
तो पीडीए आ जाएगा, उसके बाद में एमएस आ जाएगा। तो जहां पर ए आपका पहले है एमएस से, उसको आप लगा दीजिए। वैसे तो पीडीए आपका सब दोनों में ही बीच में दे रखा है, ठीक है। और बाकी बी और डी में आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले आपका एमएस आता है, यानी कि जो मास स्पेक्ट्रोमीटर है, ये आपका क्वाड्रुपल टाइम ऑफ फ्लाइट से कम सेंसिटिव होता है, क्योंकि जो आपका क्यूटी हुआ है ये आपका सबसे ज्यादा मतलब हाईली सेंसिटिव होता है, हाई सेंसिटिव कह सकते हैं कि ये आपका डिटेक्टर होता है। तो करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा यहाँ पर अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट सीक्वेंस है आपका सी, ई, ए, डी एंड बी, ऑप्शन नंबर 2। ये आपका करेक्ट सीक्वेंस है, यानी कि सबसे पहले आपका ये आएगा आर आई आएगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आएगा, फिर आपका यूवी आएगा, यूवी के बाद में पीडीए है, फिर एमएस है, और फिर आपका क्यूटीओएफ है। करेक्ट सीक्वेंस आपका हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 133, जहां पर पूछा गया है फर्स्ट क्रिमिनोलॉजिस्ट who attempted to classify criminals on the basis of race, sex, age, physical characteristics, education and geographic region। तो इस बेस पर ऐसे कौन से क्रिमिनोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले क्लासिफाई किया था क्रिमिनल्स को? तो करेक्ट आंसर है इसका सीजर लोम्ब्रोसो। जो सीजर लोम्ब्रोसो थे, इन्होंने ही सबसे पहले क्लासिफाई करा था। इन्होंने प्रपोज किया था कि जो क्रिमिनल्स हैं उनको हम उनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर, या फिर जो स्टिग्मेटा होता है डिजेनरेशन का, उसके बेस पर हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो क्रिमिनल एंथ्रोपोलॉजी है बेसिकली उसका यूज करते हुए इन्होंने जो भी क्रिमिनल था उसके फिजिकल ट्रेट्स का, उसके बिहेवियर का यूज करते हुए क्लासिफाई करा था क्रिमिनल्स को, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीजर लोम्ब्रोसो, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 134 की अगर हम बात करें, यहाँ पर पूछा गया है जो दो रिएजेंट्स होते हैं बेंजीडीन टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, वो क्या क्या होते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन। ग्लेशियल एसिटिक एसिड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑप्शन नंबर 1। 1 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो बेंजीडीन सॉल्यूशन होता है, बेंजीडीन एक तरह का कार्सिनोजेनिक कंपाउंड होता है जो कि आपके हीम ग्रुप के साथ में रिएक्ट करके ब्लू कलर को प्रोड्यूस करता है। हीम ग्रुप क्या है? जो आपके हीमोग्लोबिन में हीम अवेलेबल होता है, वो चीज है। बाकी हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है ये एक तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से काम करता है इन रिएक्शन विद बेंजीडीन एंड हीमोग्लोबिन, जिससे कि आपका ब्लू कलर बेसिकली प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 135। और यहाँ पर भी बहुत इजी क्वेश्चन में से एक पूछा गया है, व्हेन द फीट डू नॉट टच द ग्राउंड, जब फीट जो है वो ग्राउंड को टच नहीं करता है, एंड जो वेट होता है पूरी बॉडी का वो आपकी नेक कंस्ट्रक्टिंग फोर्स लगता है आपकी नेक के ऊपर। तो इस तरह के जो हैंगिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पर आपके 4 तरह के ऑप्शन दे रखे हैं, पार्शियल हैंगिंग, कंप्लीट हैंगिंग, स्ट्रैंगुलेशन, स्मूथरिंग। तो करेक्ट आंसर है कंप्लीट हैंगिंग। जो कंप्लीट हैंगिंग होती है वहां पर इंडिविजुअल की बॉडी का पूरा वेट उसकी नेक के ऊपर होता है। पार्शियल हैंगिंग में क्या होता है, जो नीज होते हैं वहां से आपकी बॉडी कुछ फोल्ड, मतलब जो पैर होते हैं वो थोड़ा सा फोल्ड रहते हैं, या फिर आपकी बॉडी का पूरा वेट आपकी नेक के ऊपर नहीं आता है, आपके जो बॉडी पार्ट है यानी कि लेग्स जो है या फिर आपके हैंड्स जो है वहां पर भी थोड़ा बहुत वेट आ सकता है, उसको हम बोलते हैं पार्शियल हैंगिंग। स्ट्रैंगुलेशन, हाथ से गले को दबाना, हाथ से गले को प्रेस करना स्ट्रैंगुलेशन होता है। स्मूदरिंग क्या होता है ये आप लोग जरा बताइएगा, ये काफी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, ये आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ रही हूँ, कमेंट्स में आप लोग बताइएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 136 की अगर हम बात कर लें, यहाँ पर पूछा गया है द हैंडरसन हेसल बैच इक्वेशन, एक तरह की इक्वेशन है जिसका हम यूज करते हैं कुछ कैलकुलेट करने में। तो क्या कैलकुलेट करने में हम इसको यूज करते हैं? जो बफर की पीएच होती है इसको कैलकुलेट करने के लिए हम ये जो आपकी हैंडरसन हेसल बैच इक्वेशन है इसका यूज करते हैं। हैंडरसन हेसल बैच इक्वेशन जो है ये क्या है स्पेसिफिकली, ये पीएच जो होता है सॉल्यूशन का टू द पीकेए ऑफ वीक एसिड और बेस। जो वीक एसिड और बेस होते हैं उनके उसके पीकेए एंड जो कॉन्सेंट्रेशन होती है एसिड की और कॉन्जुगेट बेस की, उनके पीएच पर डिपेंड करता है, उन चीज़ों से ये रिलेट करता है। तो बफर की पीएच को कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली ये जो है हैंडरसन हेसल बैच इक्वेशन है इसको हम
यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137, यहाँ पर पूछा गया है, इन केस ऑफ मोटर व्हीकल एक्सीडेंट व्हाट इज द टर्म used to describe the stretching and deformation of light bulb filament due to rapid change in the motion while filament is hot। तो जब फिलामेंट गर्म होता है उस टाइम पर अगर कोई रैपिड चेंज हो रहा है मोशन में, तो वहां पर जो लाइट बल्ब का फिलामेंट होता है उसमें कुछ स्ट्रेचिंग और डिफॉर्मेशन होता है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? तो वो चीज कहलाती है आपकी फिलामेंट रप्चर। ऑप्शन नंबर 2, फिलामेंट रप्चर। अब ये क्या होता है, फिलामेंट जो है तब रप्चर हो जाता है जब फिलामेंट काफी गर्म होता है और उस टाइम पर स्टेबिलिटी नहीं हो रही होती है, जो मूवमेंट होता है वो काफी ज्यादा हो जाता है, उसमें अचानक से कुछ चेंज आ जाता है, उस वजह से आपका फिलामेंट रप्चर कर जाता है, उसको हम बोलते हैं आपका फिलामेंट रप्चर। ठीक है, अच्छा ये जितना भी मैं आपको बता रही हूँ इसका सबका डिटेल्ड आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगा, तो वहां से जाकर आप इसको एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138 की अगर हम बात करें, यहाँ पर पूछा गया है, ब्लड ड्रॉप्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द कोहेशन फोर्स टू मेंटेन द स्पेस ऑफ ब्लड ड्रॉप। तो ब्लड ड्रॉप जो रहती है उसमें कोहेशन फोर्स रहता है, उसकी वजह से ब्लड में क्या मेंटेन रहता है, उसका जो शेप रहता है वो मेंटेन रहता है कोहेशन फोर्स की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139 की अगर हम बात करें, जो करेक्ट सीक्वेंस इन्वॉल्व होता है इन प्रिपेयरिंग HDD फॉर स्टोरेज यूज। जो HDD होता है इनके स्टोरेज यूज के लिए, जो आपकी HDD यूज होती है, इनका प्रिपरेशन का करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है ये बताना है आपको। अच्छा यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 139 है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये उतना क्लियरली समझ में नहीं आया था, तो इस वजह से इस क्वेश्चन को अभी मैं स्किप कर रही हूँ। फर्दर अगर इसका आंसर कुछ क्लियर होगा, कहीं पर फाइंड आउट करने पे कुछ मिलेगा, तो मैं आपको जरूर अपडेट कर दूंगी टेलीग्राम पर और यूट्यूब पर भी। बाकी अगर आप में से किसी को इसका करेक्ट आंसर समझ में आ रहा है या कहीं पर कुछ मिला है तो प्लीज आप लोग शेयर जरूर से कर दीजिएगा इसी वीडियो की कमेंट्स में, या फिर आप चाहो तो टेलीग्राम पर भी इसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, बेटर रहेगा आप इसी वीडियो के कमेंट्स में डाल दीजिएगा। अभी आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 140। और यहाँ पर पूछा गया है, अरेंज करना है सिम्टम्स को इन द सीक्वेंस ऑफ देयर अकरेंस कॉज्ड बाय टॉक्सिन बैसिलस बोट्यूलिनम। तो जो बैसिलस बोट्यूलिनम होता है इसकी वजह से जो सिम्टम्स कॉज होते हैं उसको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। तो यहाँ पर आप सबको पता है जो कोमा वाली कंडीशन आती है वो सबसे लास्ट में आती है, तो ए जहाँ पर लास्ट में होगा आप उसको देख लीजिए और जहाँ पर पहले आ रहा है आप उसको एलिमिनेट कर दो। तो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल लास्ट में आ रहा है, तो थोड़ा सा ये पहले पूरा सीक्वेंस चेक कर लेते हैं, सही लग जाएगा तो यही आपका आंसर बन जाएगा। तो इसमें सबसे पहले बोला गया है ई, यानी कि सबसे पहले वॉमिटिंग है, वॉमिटिंग के बाद में ड्राइनेस होगी माउथ में इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, फिर बॉडी टेम्परेचर राइज करेगा, फिर डिप्लोपिया होगा एंड देन, तो ये सीक्वेंस बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसमें कुछ भी आगे पीछे नहीं करना है, बहुत सही तरह से बताया गया है। पहले वॉमिटिंग होती है, देन माउथ में ड्राइनेस होने लगती है, फिर धीरे धीरे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, फिर डिप्लोपिया होगा। डिप्लोपिया का मतलब होता है डबल विजन, दो विजन क्रिएट होने लगते हैं, यानी कि हम इसको कह सकते हैं थोड़ा सा जो नर्व फंक्शन होता है या फिर जो मसल कंट्रोल होता है वो आपका अफेक्ट होता है इस टॉक्सिन की वजह से, जिसकी वजह से आपका डबल विजन क्रिएट होता है, इसको हम बोलते हैं डिप्लोपिया। एंड लास्ट में आपका डेलीरियम एंड कोमा वाली कंडीशन आ जाएगी, तो करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा EDCB एंड A, ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ पर अब तक हम टोटल 140 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं, इसके बाद में लास्ट 10 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, इनको भी हम जल्दी ही अपने अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, और आप सभी को अब तक पता चल चुका होगा कि आपका पेपर जो है अराउंड 28 अगस्त के आसपास होगा, एंड आई थिंक शायद 28 अगस्त ही है डेट एग्जैक्ट आपकी, है ना? तो तब तक अच्छे से प्रिपरेशन करके जाइएगा। जितने भी जून 2024 के क्वेश्चन के हमने वीडियोस डिस्कस करे हुए हैं, पेपर पूरा अब तक हो चुका है, 10 क्वेश्चन और बचे हैं, वो भी जल्दी ही हो जाएगा आपके पेपर से पहले। तो बहुत अच्छे से इसको करके जाइएगा, समझ के जाइएगा, बहुत डिटेल में हमने करने की कोशिश करा, जितना कर सकते हैं वो सारा। सारे नोट्स भी आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल हैं इसके, तो सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ के तब अपने पेपर में जाइएगा। बहुत अच्छा टाइम आपको मिला है पढ़ने का, बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर लीजिए।
अभी करते हैं इस वीडियो को एंड। वीडियो पसंद आ रहा है लाइक ज़रूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।